एनर्जेटिक्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी का प्रोसेस, इसको स्टडी करना, ये है बायो एनर्जेटिक्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी के थ्रू चल रहे हैं, ये हमको पता है। हर काम द एबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी है, फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इतना कम्प्लेक्स बड़ा मशीन है, एनर्जी के बगैर तो चल नहीं सकता, इसके अंदर एनर्जी होगी। तो किस जानदार के अंदर एनर्जी किस तरह से होती है, कहाँ से आती है, क्यों आती है, कितनी आती है, कैसे जाती है, कैसे खर्च होती है, ये सब कुछ स्टडी करना, दिस इज नोन एज बायो एनर्जेटिक्स। चैप्टर नंबर 4 है आपका। सबसे पहला टॉपिक इसका है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर। दिस इज इन फैक्ट द, देखो दो किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया के अंदर। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप, दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप। ये हेटेरोट्रॉप वो है जो अपने वजूद के अंदर अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपने ज़रूरत के लिए, अपना ज़रूरत पूरे करने के लिए खुराक तैयार नहीं कर सकता, इसलिए ये दूसरों के सहारे होता है, ये दूसरों से खुराक लेता है। इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप। जिस तरह के पूरे जानवर है, पूरे के पूरे जानवर दूसरों से, ज़्यादातर पौधों से या दूसरे जानवरों से खुराक लेता है हर एक जानवर, इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वो है जो अपने वजूद के अंदर खुद से अपना खुराक तैयार कर लेता है, कहाँ किसी के पास जाने की ज़रूरत उसको नहीं होती, वो बाज़ार को नहीं जाता, वो सब्ज़ी नहीं खरीदता, वो गोश्त नहीं खरीदता, वो किसी जानवर पर हमला नहीं करता, बस एक जगह पर खड़ा रहता है, अपने अंदर वजूद के अंदर खुद से खुराक तैयार हो जाता है उसका। अब अंदाज़ा हो गया है तुमको कि वो कौन सी चीज़ है जो दुकान को नहीं जाती, मार्केट को नहीं जाती, अपने ही जगह पर सारा उम्र गुजार लेता है वही एक जगह पर, और अपने अंदर खुद खुराक तैयार कर लेता है, वो है पौधे, प्लांट्स। ठीक है, तो ये प्लांट्स है ऑटोट्रॉप। ये अपने वजूद के अंदर खुद खुराक तैयार कर सकता है, एनर्जी ले सकता है और ज़िंदा रह सकता है, और दूसरों को भी खुराक दे सकता है। ये इकबाल का शाहीन है। ठीक, अब ये जो खुद खुराक तैयार करता है, जिस प्रोसेस से तैयार करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर, मतलब खुराक का मैन्युफैक्चर करना, खुराक का तैयार करना लाइट के ज़रिए, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। किस तरह से? इस तरह से। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है वाटर। पौधा ये दोनों ले लेता है बाहर से, कार्बन डाइऑक्साइड अपने पत्तों के ज़रिए ले लेता है, वाटर अपने जड़ों के ज़रिए ज़मीन से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इन दोनों को मिलाकर ये बना लेता है C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज, और एक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, जिसको फिर ये निकाल लेता है। हम कहते हैं ना कि पौधे हमें ऑक्सीजन देता है, ये वो ऑक्सीजन है जो एज अ बाय प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, हमको दे देता है। अब देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर खुद से नहीं मिलते ताकि ग्लूकोज बना ले, C6H12O6 बना ले, इनके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिस तरह से हर रिएक्शन के लिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है हर रिएक्शन के लिए, तो वो एनर्जी इनको कौन प्रोवाइड करता है? वही एनर्जी प्रोवाइड करता है सनलाइट। कौन प्रोवाइड करता है? सनलाइट। सो सनलाइट के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिलना और ग्लूकोज बनाना, उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये सनलाइट डायरेक्ट आकर कार्बन डाइऑक्साइड को ये नहीं कहता कि तुमको वाटर के साथ रिएक्शन करना है, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगा, ऐसा नहीं होता। ना वाटर को कहता है कि तुमको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाना है, नहीं तो मैं तुझे एवापोरेट कर दूंगा, उड़ा दूंगा। ये क्या करता है? सनलाइट आकर यहाँ पर, चूंकि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये जिस एनर्जी से होगा उसको हम कहेंगे केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी के थ्रू होगा, केमिकल एनर्जी रिक्वायर होगी एक केमिकल रिएक्शन के लिए। अब सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करेगा? यही काम जो करता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो यहाँ पर हम क्लोरोफिल के बारे में सारे का सारा डिटेल जानेंगे कि क्लोरोफिल कौन है, कहाँ से आया है, इसके वालिदैन कौन है, इसकी तारीख़ क्या है, सनलाइट को किस तरह से ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वगैरह वगैरह। तो ये हुआ आपका फोटोसिंथेसिस। एक टॉपिक है अब आपके किताब के अंदर कि ये सनलाइट जो है ये हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी ज़िंदगी के लिए अहम क्यों है? सिंपल सी बात है, रूल ऑफ सनलाइट क्या है? ऑटोट्रॉप, जो ऑटोट्रॉप है, जो अपना खुराक तैयार कर सकते हैं, इनमें एक मेन चीज़ सनलाइट है। ये एनर्जी नहीं है, ये मैटर है। ये मैटर को एनर्जी
ये मैटर एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वही एनर्जी सनलाइट है। ये सनलाइट आकर इसके अंदर एनर्जी के शक्ल में स्टोर हो जाता है। अब इसको पूरे के पूरे जानवर खा लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हेटरोट्रॉप। और इसी एनर्जी को, जो कि सनलाइट एनर्जी है, हम भी इस्तेमाल करते हैं, तमाम के तमाम जानवर भी इस्तेमाल करते हैं। ये ऑटोट्रॉप अपने काम के लिए खुद भी इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया में पूरी की पूरी जिंदगी सनलाइट को इस्तेमाल कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अब सनलाइट का रूल फोटोसिंथेसिस में क्या है? देखो, ये है सूरज। सूरज हाइड्रोजन गैस का बना हुआ एक बहुत बड़ा गोला है। इसके अंदर हर वक्त फिजन, फ्यूजन, ये मुख्तलिफ रिएक्शंस होते रहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसके थ्रू बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं सूरज के अंदर। एक कैलकुलेशन के मुताबिक 1 सेकंड के अंदर 30 करोड़ एटॉमिक बम जितने धमाके सूरज के अंदर 1 सेकंड में होते हैं। तो ये बहुत भारी मिकदार है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेडिएशंस पैदा हो जाती हैं, रेडिएशंस। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ रेडिएशंस सूरज से चारों ओर फैल जाती है। यहाँ पर है हमारी ज़मीन, जहाँ पर तुम यहाँ पर बैठकर क्लास ले रहे हो। ठीक है, अब ये जब सूरज से ये तमाम शुआएं यहाँ से निकलकर ज़मीन के ओर आ रहे हैं, तो इनमें से बहुत से शुआएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उनको यहाँ पर एक लेयर जो कि है ओजोन लेयर, वो रोक लेता है, और बाकी इस रेडिएशंस को फिल्टर करके, जो कि नुकसानदेह रेडिएशंस नहीं है, उनको छोड़कर यहाँ तक ले आता है। अब ये फिल्टर किसने लगाया? अल्लाह ताला ने। ये वो निशानियाँ हैं जो जिसके बारे में अल्लाह ताला कहता है कि अपने इर्द गिर्द देखो, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, तुमको पता लग जाएगा कि इस दुनिया को, इस कायनात को बनाने वाला कोई है। ये फ़िल्टर जो लगाया है, अब खुद जहन कहता है कि हाँ फ़िल्टर लगा है। फ़िल्टर ना हो तो ये सारी की सारी रेडिएशन अगर यहाँ पर आती तो ज़मीन पर ज़िंदगी होती नहीं है। फ़िल्टर किसने लगाया है? इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, ज़ाहिरी बात है। ठीक है, किसी ने लगाया है और वही खुदा है। तो ये ओजोन लेयर अल्लाह ताला ने लगाया है। यहाँ से जो रेडिएशंस आ रही है, वो रेडिएशंस यहाँ पर फिल्टर हो रही है। तो जो लाइट इम्पॉर्टेंट है, वही लाइट ज़मीन तक पहुँचती है। ठीक है, अब इस लाइट में देखो, इसमें एक है विजिबल रेंज में लाइट हो सकती है, विजिबल रेंज में अल्ट्रा वायलेट लाइट हो सकती है, इंफ्रारेड लाइट हो सकती है। विजिबल लाइट का रेंज जो है, देखो लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये वेव की शक्ल में आती है, वेव की शक्ल में। वेव की अपनी एक वेवलेंथ होती है। दो क्रस्ट के या दो ट्रफ के दरमियान फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ चुके हो। इसको हम कहते हैं लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो, वेवलेंथ बड़ा हो, तो एनर्जी कम होगी। वेवलेंथ कम हो तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ये भी हमको पता है। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब ये लैम्डा जो है, ये वेवलेंथ, ज़्यादातर हम इस वेवलेंथ को, चूँकि बहुत ज़्यादा छोटा है, इसको हम नापते हैं नैनोमीटर्स में, 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर। इसमें हम इसको मैयर करते हैं। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, नैनोमीटर में हम इसको मैयर करते हैं। वेवलेंथ क्या है, सब कुछ फिजिक्स में पढ़ चुके हो, यहाँ पर सरसरी मैंने भी बता दिया। अब विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक होता है। 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ्स होते हैं वो विजिबल लाइट होता है। ये वो लाइट है सूरज का जो हमको अपनी आंखों से दिखता है, हम इसको देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, इसलिए विजिबल लाइट कहते हैं। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट हमारे आंखों की बस की बात नहीं, हम नहीं देख सकते। अब विजिबल लाइट से अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो, वेवलेंथ बड़ा हो, तो उस लाइट को हम इंफ्रारेड लाइट कहते हैं। अगर विजिबल लाइट से वेवलेंथ छोटा हो, मतलब विजिबल लाइट का वेवलेंथ उससे बड़ा हो और इस लाइट का वेवलेंथ छोटा हो, तो जिस लाइट का वेवलेंथ छोटा है विजिबल लाइट से भी, उसको हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। वेवलेंथ जिसका बड़ा उसकी एनर्जी कम, वेवलेंथ जिसका छोटा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो इंफ्रारेड की जो एनर्जी है, एनर्जी वो विजिबल लाइट की एनर्जी से कम होगी क्योंकि इसका वेवलेंथ बड़ा है। अल्ट्रा वायलेट लाइट की जो एनर्जी है वो इस विजिबल लाइट की एनर्जी से ज़्यादा होगी क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या कैरोटीनॉइड से, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे हम। यहाँ पर जो लाइट आ रहा है सन से, सूरज से, वो विजिबल लाइट होता है।
और विजिबल लाइट को ही ये ले लेता है। अल्ट्रावायलेट लाइट या इंफ्रारेड लाइट यहाँ तक क्यों नहीं आता, ये इसको लेता क्यों नहीं है, वो इसलिए कि अल्ट्रावायलेट लाइट की चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत कम है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अल्ट्रावायलेट चूँकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है तो ये यहाँ पर सेल को मार सकता है, और सेल को मार सकता है, क्लोरोफिल के रेटिनॉइड के सेल को मार सकता है, तो सेल ख़त्म हो गए, बात ख़त्म, सेल खलास, बात खलास। फोटोसिंथेसिस अब कौन करेगा, ड्राइवर चला गया, गाड़ी कौन चलाएगा। इसके अलावा जो इंफ्रारेड है इसका वेवलेंथ, चूँकि विजिबल लाइट से इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी कम हो गई। अब इसकी एनर्जी इतनी कम है कि लाइट जब क्लोरोफिल इस एनर्जी को ले लेता है इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी ले लेता है, तो काम ही नहीं हो पाता। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे से ये मिला ही नहीं सकता, ना वाटर को उठा सकता है, ना इसमें इतना दम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को उठाए, दोनों के दोनों सोए रहते हैं। तो ये एनर्जी बहुत कम है, इनको मिला नहीं सकती। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सेल्स को तबाह कर सकती है। इसलिए राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, सही एनर्जी जो है वो विजिबल लाइट में होती है। तो इसलिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स जो है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो सनलाइट के सिर्फ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक इसके वेवलेंथ का रेंज है। ये हुआ सनलाइट फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इस्तेमाल होता है।